नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न आया है उसमें क्या कमियां हैं, अर्थात जो बच्चे ने कॉपी लिखी है किन किन पॉइंट को और शामिल करना चाहिए था, डायमेंशन क्या होने चाहिए थे, इन सभी मुद्दों पर आज के सेशन में इस प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं। तो ये प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO भी कहते हैं संक्षेप में, के साथ भारत के विवाद के वर्तमान पहलुओं को रेखांकित करते हुए इसके 12वें जो मंत्री स्तरीय वार्ता हुई थी, सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णयों की व्याख्या करिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि WTO के बारे में संक्षेप में आपको बता देना है भूमिका में कि WTO क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। आप कार्यों को भी बता सकते हैं कि ये क्या क्या कार्य करता है, जैसे विश्व व्यापार को नियमित करने का काम, ठीक है, उसे आसान बनाने का काम करता है। तो जो भारत के विवाद हैं WTO में विभिन्न देशों के साथ, उन सभी विवादों को बताना है। जैसे आप अगर देखे होंगे तो कुल 7 विवाद हैं। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि उन विवादों को लेकर के या जो अन्य विवाद थे उन विवादों से संबंधित जो मंत्री स्तरीय 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या उन मुद्दों का समाधान हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पर आपको व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो व्याख्या में आपको पता है कि लगभग सभी बातों को यहाँ पर बता देना है। नेगेटिव पॉइंट्स पे आपको उतना नहीं जाना है, आपको केवल व्याख्या करना है। तो अब इस बच्चे ने क्या लिखा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। WTO के साथ भारत के विवाद का पक्ष, यहाँ पर विवाद इन्होंने काट दिया है के WTO का पक्ष। अब ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। ना ही यहाँ पर भूमिका लिखी गई है और ना ये जो आंसर का फॉर्मेट है वो सही है। यहाँ पर 250 वर्ड का ये प्रश्न है, इसलिए यहाँ भूमिका ज़रूरी है। 150 वर्ड में आप चाहें तो भूमिका न लिखें तो भी चल जाएगा, आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। लेकिन 250 वर्ड में आपसे पूछा गया है, 15 अंक का प्रश्न है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर उत्तर फॉर्मेट है उसको फॉलो करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या बातें होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले उत्तर प्रारूप में आप भूमिका को बताएंगे कि भूमिका में क्या क्या बातें शामिल होनी चाहिए। तो आप जो मराकेश समझौता था 1994 का, उस समझौते के आधार पर WTO का गठन हुआ था, तो वो आप शामिल करते हुए बता सकते हैं या इसे स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना चाहें अच्छी बात है, अन्यथा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि वर्ष 1994 में मराकेश समझौते के अनुसार स्थापित विश्व व्यापार संगठन ये कैसा है, इसमें कई सारे देश हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, यह अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी मतलब देशों की सरकार इसमें भागीदारी निभाती हैं या सदस्य हैं या देश सदस्य हैं। तो इसलिए वर्ष 1994 के मराकेश समझौते के अनुसार स्थापित WTO या विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने और नियमित करने का कार्य करता है। इसमें भारत से संबंधित निम्न विवाद हैं और निम्न विवाद बता करके आप नीचे जा कर के विवाद लिख सकते हैं कि ये विवाद हैं, और उसके बाद आप बता देंगे इसी में। हालांकि 12वीं मंत्री स्तरीय जो वार्ता हुई थी उस वार्ता में कुछ मुद्दों का समाधान कर लिया गया और उन समाधानों को आप बता देंगे नीचे, अर्थात मुख्य भाग में। तो आपने सिंपली भूमिका आपने देख लिया कि भूमिका आपको क्या लिखना है। एक बार दोबारा से बता देता हूं कि वर्ष 1994 में मराकेश समझौते के अनुसार स्थापित विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियम को सुगम बनाने का कार्य करता है। इसमें भारत से संबंधित निम्न विवाद हैं जो मैंने आपको बताया, जिसमें से कुछ विवादों का या कुछ मुद्दों का समाधान 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कर लिया गया। अब ये आपका भूमिका कंप्लीट हो गया। भूमिका के बाद आप आएंगे मुख्य भाग पर। तो मुख्य भाग में जैसे WTO में भारत के विवादित मुद्दे क्या हैं और भारत से संबंधित विवाद क्या हैं उसको आप शामिल कर सकते हैं। और लास्ट में आप बता देंगे कि 12वीं मंत्री स्तरीय वार्ता जो हुई थी उसमें क्या क्या समझौते या कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया। अंत में आप निष्कर्ष दे देंगे। तो यहीं पर चलते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आपको समझना है। सबसे पहला जो मुद्दा है चीन से संबंधित है। चीन के 59 मोबाइल ऐप पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया था 2022 में।
प्रतिबंध लगाने के साथ साथ 21-22 में प्रतिबंध लगा दिया, तो चीन इस मुद्दे को लेकर के ये कहा था कि हम इसे डब्ल्यूटीओ में उठाएंगे। उठाने का आधार ये था कि एक तो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन के साथ साथ जो वैश्वीकरण अपनाया गया तो ये वैश्वीकरण के खिलाफ है। दूसरी बात, बाजार अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। बाजार अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है? डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। तो यहाँ पर चीन ने ये कहा था उसके सिद्धांतों और बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंडों का ये उल्लंघन है और इसलिए हम इसे उठाएंगे। तो वो मुद्दा है ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आईटी एक्ट की धारा 69A है, उसी के तहत भारत ने प्रतिबंध लगाया था। भारत ने ये कहा था कि ये हमारी संप्रभुता और अखंडता के लिए ज़रूरी है, अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा इन्फॉर्मेशन वहाँ तक जाता रहेगा। और अगर आप लोगों को याद हो तो जो डोकालाम पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जो चीन के साथ हमारा विवाद हुआ था, उसके बाद ही भारत सरकार ने यह निर्णय लिया। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरी बात यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? पीस क्लॉज से संबंधित मुद्दे हैं। पीस क्लॉज के आधार पर यह कहा गया था कि जो विकसित देश और विकासशील देशों के लिए एक मानक निर्धारित है कि 5% सब्सिडी, और जो विकासशील देश हैं उनके लिए 10% सब्सिडी होना चाहिए। इससे ज़्यादा वो सब्सिडी अपने किसानों को नहीं दे सकते। तो यहाँ पर उनका जो कहना है कि ये जो 5% है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो जो विकसित देश हैं उनकी कृषि जीडीपी भारत जैसे विकासशील देशों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो अगर इसका 5% देखा जाए तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। भारत का देखेंगे तो इसकी जो कृषि जीडीपी है ये काफ़ी कम है। तो इसके हिसाब से जब 10% भी आप देंगे तो भी इनके मुकाबले ये कम होगा। तो ये मुद्दा था कि यहाँ पर कैसे किया जाए उसे निर्धारित करने को लेकर, अर्थात सब्सिडी के निर्धारित करने को लेकर के मुद्दा था। लेकिन जो 2013 में बाली में समझौता हुआ था, उस समझौते के आधार पर पीस क्लॉज जोड़ा गया था और ये कहा गया था कि कोई भी देश विकासशील है वो इसका कुछ मामलों में उल्लंघन कर सकता है और उस अर्थात 10% की सीमा को क्रॉस कर सकता है और उसे इस नियम के तहत, अर्थात ये जो नियम बताया गया है 10%, उसके आधार पर उल्लंघन नहीं माना जाएगा और जो सदस्य देश हैं डब्ल्यूटीओ के वो उसका दावा नहीं करेंगे। एक तो ये मुद्दा था। दूसरी बात ये थी कृषि सब्सिडी को लेकर के। कृषि सब्सिडी का वर्तमान जो कोटा है उसका जो आधार है, आधार वर्ष आप ऐसे कह सकते हैं 1986-88, इसके मूल्य स्तरों पर निर्धारित किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है जब यहाँ पर आप देखेंगे इस मूल्य स्तर को आधार मानेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आज के हिसाब से दिखाई देगा, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, मुद्रास्फीति आप ऐसे कह सकते हैं इकोनॉमी की भाषा में, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ जो मुद्रा है उसकी क्रय क्षमता कम हुई है। तो अगर हम इसी को लेकर के चलेंगे तो उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको लेकर के एक विवाद है। एमएसपी जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और वो जो दिया जाता है उसके आधार पर ये कहा जाता है ये सब्सिडी अंबर बॉक्स के अंतर्गत आता है। अब अंबर बॉक्स क्या है? 3 प्रकार के जो बॉक्स बनाए गए हैं। बॉक्स में जब अंबर बॉक्स सब्सिडी की बात आती है तो यहीं पर यह जो सब्सिडी है ये कृषि उत्पाद तथा व्यापार में विकृति उत्पन्न करता है, ऐसा कहना है डब्ल्यूटीओ का। तो अब यहाँ पर यह कहा गया था कि इसे चरणबद्ध रूप से खत्म किया जाएगा और जो मैंने बताया कि 5% और 10% वही क्लॉज यहाँ पर भी लागू होता है। भारत क्या करता है? एमएसपी देता है किसानों को, उसके आधार पर यह मुद्दा उठाया गया और भारत को वहाँ से जवाब तलब किया गया। अब ये मुद्दा अभी भी लेकर के बातें चल रही, इस मुद्दे पर लेकर के बातें चल रही हैं। अभी समाधान सही ढंग से नहीं हो पाया। भारत ने ये कहा था कि भारत की खाद्य सुरक्षा जो कार्यक्रम है, जैसे आप देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उसके तहत अपने नागरिकों का खाद्यान्न सुनिश्चित करना है जो बीपीएल में आते हैं, जो खाद्यान्न खरीदने में सक्षम नहीं है मार्केट रेट पे। तो ऐसी स्थिति में भारत ने ये कहा कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो भारत का खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित होगा और भारत एमएसपी पर किसानों से खरीदता है, फिर उसे सुरक्षित रखता है और आवश्यकता के अनुसार उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। भारत का ये कहना है कि जो अंबर बॉक्स सब्सिडी है और इसकी जो अवधारणा है इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। विकसित देश और डब्ल्यूटीओ ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मत्स्य सब्सिडी की बात करें तो मत्स्य सब्सिडी यहाँ पर यह कहा जाता है कि आप अगर नॉर्वे देखेंगे, कुछ अन्य देशों को देखेंगे तो वहाँ की जो सीमा है और वहाँ के आसपास के जो समुद्र तट हैं वहाँ पर प्राकृतिक रूप से मछली ज़्यादा पाई जाती हैं।
तो प्राकृतिक रूप से मछली ज़्यादा पाई जाएंगी तो उनके उत्पादन के लिए देशों को बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। भारत की बात किया जाए तो भारत के पास 7,516 किलोमीटर के आसपास ये तटरेखा तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर नेचुरली उतने बड़े पैमाने पर अनुकूल दशाएं नहीं हैं, इसलिए उतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मछली का उत्पादन नहीं होता। अब मछली का उत्पादन करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार सब्सिडी देती है। तो भारत का ये कहना है कि ये जो मत्स्य पालन सब्सिडी कम करने के लिए जो समझौते किए गए हैं, उसको भारत ने ये कहा कि ये हमारे पक्ष में नहीं है, बल्कि यह नॉर्वे जैसे विकसित देशों के पक्ष में है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। और बाकी जो इलीगल तरीके से मछली पकड़ी जाती है उसको लेकर के बातें तो होती हैं। अब यहाँ पर बात यह भी है कि जो WTO का अपीली निकाय है, वहाँ पर अपील करने से संबंधित जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको भी लेकर के भारत चाहता है कि सुधार हो। लेकिन सुधार अभी उसको, जो 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी या सम्मेलन हुआ था, उसमें इस बात को लेकर के सहमति बनी कि हाँ, हम इसमें सुधार करेंगे, इसको लेकर के सहमति जताई गई। विशेष और विभेद उपचार की बात करें तो दोहा दौर में 2013 में कहा गया था कि जो सदस्य देश हैं, विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों को अनुकूल उपचार प्रदान करेंगे। लेकिन अभी जो विकसित देश हैं उनके द्वारा जो विकासशील देश हैं और जो गरीब देश हैं उनको ये नहीं दिया जा रहा है, उपचार नहीं दिया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि विकसित देश जैसे भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इस प्रावधान के योग्य नहीं है। मतलब विकसित देशों का कहना है भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए कि ये जो कहा गया है कि हम अनुकूल उपचार करेंगे, ये इसके योग्य नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है, तो हम क्यों दें। तो एक ये मुद्दा है। साथ ही यहाँ पर सतत विकास से संबंधित अगर बात किया जाए तो यूएसए की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की जो सरकार है, इसने एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया था, स्टील पर 25% टैरिफ लगाया था। भारत ने ये कहा था कि इसको हटा लीजिए, हम WTO में इसको रखेंगे, अगर नहीं हटाएंगे। भारत WTO में लेकर के गया, ये बातें हुई। अब यहाँ पर दिक्कत ये आई कि अगर ये महंगा हो जाता है तो हमारा जो अवसंरचना विकास है वो प्रभावित होगा, क्योंकि अवसंरचना विकास में बड़े पैमाने पर एल्युमिनियम और जो स्टील्स हैं वो स्टील लगाया जाता है। अब भारत अगर इतना महंगा खरीदेगा तो अवसंरचना निर्माण पर जो लागत है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो सतत विकास की अवधारणा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। सतत विकास आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तभी हो सकता है, और उसको डेवलप करने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए, और दोनों चीज़ें महंगी है तो उत्पादन लागत हमारा बढ़ जाएगा, और लागत बढ़ेगा तो फिर हमारा विकास प्रभावित होगा और सतत विकास प्रभावित होगा। तो इससे संबंधित मुद्दों को लेकर के भी भारत का विवाद है। यहाँ पर और देख लें, निर्यात सब्सिडी का मुद्दा है। यूएसए का ये कहना है कि उसने शिकायत किया था WTO में कि भारतीय कंपनियों को भारत ज़्यादा सब्सिडी देता है और यह निर्यात सब्सिडी के रूप में देता है। यूएसए का तर्क ये है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है यह $1,000 से अधिक है, और $1,000 से अधिक होने का मतलब यह है कि ये जो निर्यात सब्सिडी देता है, ये निर्यात सब्सिडी इसको नहीं देना चाहिए, ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है कि दवाओं के अनिवार्य लाइसेंसिंग की बात करें तो इसके मुद्दे को लेकर के ट्रिप्स के माध्यम से सुलझा लिया गया है। हालांकि ये मुद्दा सुलझा लिया गया है, लेकिन जो विकसित देश हैं वो ट्रिप्स प्लस की बात करते हैं, और इसमें दूसरे देशों के साथ चाहते हैं कि उनके साथ अलग से समझौते हो जाएं, और इस क्लॉज में और सुधार की बात करते हैं। तो ये मुद्दा अभी भी एक तरह से आप कह सकते हैं पेंडिंग है, तो ये मुद्दा भी है। अब इसमें क्या है, इसमें बात ये थी कि जो भी विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों के साथ साथ गरीब देशों को भी आप शामिल कर सकते हैं, जो तृतीय दुनिया के देश हैं जैसे अफ्रीका और अमेरिका, लैटिन अमेरिकी देश। इन देशों में क्या है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। तो कोविड-19 के दौरान यह मुद्दा आया कि जो वैक्सीन बना है, अगर वैक्सीन को हम पेटेंट करा लेते हैं और पेटेंट कराने के बाद बेचते हैं तो इनकी प्रति व्यक्ति आय वैसे ही कम है, इनकी जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इनको वैक्सीन मिलेगा नहीं, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं होगा, तो ये कोविड-19 के प्रति इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो भारत ने ये मुद्दा उठाया था कि 5 साल के लिए इसमें छूट दिया जाना चाहिए, ताकि मतलब पेटेंट नहीं होना चाहिए, कॉपी उसकी की जानी चाहिए। अगर कॉपी होगी तो वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगा, और वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगा तो ये कोविड-19 के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि ये देश गरीब हैं, वो खरीद नहीं सकते मार्केट रेट पे। तो इसको लेकर के बात हुई थी।
अब यहीं पर कुछ और बातें इसी से संबंधित है। देखिए 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में क्या हुआ था, डब्ल्यूटीओ के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको लेकर उनकी पुष्टि तो की ही गई, साथ ही यह भी कहा गया कि जो सभी कार्य हैं उसमें खुली और समावेशी प्रक्रिया के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। और यह भी कहा गया कि 2024 तक जो विवाद निपटान प्रणाली है डब्ल्यूटीओ की सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करेंगे, और इसको लेकर के सभी देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की जो उसमें सदस्य हैं। प्रतिकूल मत्स्य पालन सब्सिडी को लेकर के कम करने को लेकर के भी समझौता हुआ। अगले 4 वर्षों में यह कहा गया कि जो अवैध और गैर अधिसूचित या अनियमित तरीके से मछली पकड़ा जाता है उसको हम रोकेंगे, प्रतिकूल सब्सिडी पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसको लेकर के ये समझौता हुआ, ये सहमति बन गई। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर समझौता हुआ कि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम के तहत मानवीय उद्देश्यों के लिए अगर खरीदा गया है, अगर उस पर हम ज़्यादा रेट दे रहे हैं तो उसको ये कहा गया कि भोजन को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट देने के लिए बाध्यकारी निर्णय पर यह सहमति बनी। साथ ही घरेलू खाद्य ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लीजिए कि भारत निर्यात कर रहा है और पता चला कि भारत के पास ही खाद्यान्न नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारत निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है अगर उसकी घरेलू आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ये कहा गया। कोविड-19 और वैक्सीन जो मैंने आपको बता ही दिया कि इससे संबंधित मुद्दा था। साथ ही साथ भारत द्वारा कौन कौन से मुद्दे उठाए गए थे, तो भारत द्वारा विकासशील और गरीब देशों के लिए कहा गया गरीबी निवारण के उद्देश्य से सरकार समर्थित जो खाद्य खरीद कार्यक्रम है उनके लिए सब्सिडी नियमों में फिर से एक बार बातचीत करनी चाहिए। साथ ही भारत का यह भी कहना है, भारत की मांग है कि जो सार्वजनिक स्टॉक है जो सरकार रखती है, होल्डिंग कार्यक्रम जैसे अवैध रूप से चुनौतियां यहां पर नहीं देना। अब नहीं देने की बात ये कही गई थी कि चुनौती क्यों नहीं दिया जाएगा, एक तो किसानों से खरीदा गया है, दूसरी बात यह है कि अतीत में अर्थात आज नहीं, भारत ने पहले ऐसा कुछ काम किया है तो उसको जबरदस्ती डब्ल्यूटीओ में नहीं उठाया जाना चाहिए। तो भारत ने ये अपनी बात कही, इस बात को रखा। अभी कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान करना अभी बाकी है, कुछ मुद्दों का समाधान हो चुका है। अब आप लोगों ने एक प्रारूप देख लिया कि क्या क्या बातें इसमें शामिल की जानी चाहिए। अब इनकी कॉपी को देख लेते हैं, इन्होंने किन किन बातों को शामिल किया है। तो ये आपने देख लिया कि प्रश्न क्या है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देता हूं। विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत के विवाद के वर्तमान पहलुओं को रेखांकित करते हुए इसके 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णयों की व्याख्या करिए। तो जो निर्णय था वो हमने देख लिया, उसकी व्याख्या हमने देख ली। अब बात कर लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। डब्ल्यूटीओ का पक्ष। अब डब्ल्यूटीओ का पक्ष यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, भारत अपनी कृषि जीडीपी के 10% से ज़्यादा, अर्थात ये क्या है, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, ठीक है, कि सीमा से ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। ठीक बात है, इसको क्या समझा जाए। ये पहले भी कहा गया है कि ये ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए। देवनागरी लिपि में आप इंग्लिश ही लिख रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड आप देवनागरी लिपि में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से आप हिंदी इंग्लिश लिखेंगे तो फिर एग्जामिनर तुरंत काट देगा, ठीक है। इसको हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इससे अन्य देशों को भारत से व्यापार प्रभावित, अन्य देशों को यहाँ पर भारत से व्यापार प्रभावित हो रहा है जो कि बाजार अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। ठीक बात है, इसको मान लेते हैं, ये सही है आपका। भारत का पक्ष क्या है, आपने केवल 2 बताया है। अब यहां भारत का पक्ष देख लेते हैं, इन्होंने क्या बताया है। ये कहा है कि डब्ल्यूटीओ, ये भी ठीक है, डब्ल्यूटीओ को अपने बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर जो कि 86-87 है को अपडेट करना चाहिए। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने क्या लिखा है, और इन्होंने ये लिखा है कि विकसित देश की अधिक सब्सिडी देते हैं, विकसित देश भी अधिक सब्सिडी देते हैं, हालांकि उनकी कृषि जीडीपी, ठीक है, अधिक होने के कारण प्रतिशत यह कम प्रतीत होता है। बिल्कुल ठीक बात है, यह आपने सही लिखा है। भारत का उद्देश्य दूसरे देशों के व्यापार को बाधित करना नहीं बल्कि खाद्य संकट की समस्या का निवारण करना है या समाधान करना है। ठीक बात है। आपने आगे लिखा है कि यहाँ पर जो 12वीं, ये 12वीं समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल, 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय मत्स्य सब्सिडी को नियंत्रित करना, बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या है, इसका मतलब मैं क्या समझूं, मुझे नहीं पता है आपने क्या लिखा है, तो इसको मैं बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूं, ठीक है। लागू करना, दूसरी बात पर्यावरणीय संधारणीय, और ये क्या है, इसका क्या मतलब है,
यहाँ पर देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे, इस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ें, यहाँ पर कहा गया अतः WTO यहाँ पर फिर से की संरचना में पारदर्शिता की आवश्यकता है ताकि विकसित तथा विकासशील देशों दोनों को नियमों के क्रियान्वयन का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक बात है, आपने लिखा है, कुछ सुझाव भी इसमें दे देना चाहिए था, एक दो पॉइंट सकारात्मक होना चाहिए, जो मैंने कहा कि सारगर्भित हो, सकारात्मक हो और सर्व स्वीकार्य हो, अगर आपने कोई सुझाव दिया है तो। फिर भी यहाँ पर आपको आधा नंबर दिया जा रहा है, आधा नंबर ये, आधा नंबर के साथ साथ यहाँ पर देख लें, आपने जो लिखा है इस पर तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जा रहा है, इस पे जो आपने लिखा है इस पर आपको आधा नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल कट गया है। यहाँ पर जो आपने लिखा है, यानी कि टोटल आपके हो गए एक नंबर, एक नंबर के बाद यहाँ पर देखें, भारत का उद्देश्य दूसरे देशों को, यहाँ पर इस पर भी हम आधा नंबर आपको दे रहे हैं, 1.5 नंबर हो गए। इसके बाद आपने जो यहाँ लिखा है बिल्कुल 2 नंबर आपके हो गए, 2 नंबर के साथ साथ अब इसमें देख लेते हैं, इसमें आपने जो लिखा है ठीक है, इसको थोड़ी रियायत दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है तो इसको भी हम नहीं मान रहे हैं। ये आपका पॉइंट कट गया। कटने के साथ साथ यहाँ पर जो आपने लिखा है इस पर भी इन दोनों को मिलाकर के आपको 1 नंबर दे दिया जाता है। फिलहाल इसके लिए नहीं देना चाहिए, 1 नंबर यहाँ पर, 1 नंबर के साथ साथ और यहाँ पर देख लें, आपने टोटल जो अभी तक नंबर गेन किया है वो आपका 3 नंबर है, आपको केवल 3 नंबर दिया जाता है। तो ये इसलिए है ताकि ये जो गलतियां हैं आप दोबारा न दोहराएं और इस तरह की गलतियों से आप बचें। तो आज के सेशन में इससे संबंधित जो बातें थी उनको हम लोगों ने देखा कि क्या क्या पॉइंट इसमें होना चाहिए था, शामिल करना चाहिए था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लास में बताया गया होगा, तो उन बातों को रिकॉल करते हुए आपको इसमें और ज़्यादा अगर लगता है कि वैल्यू एडिशन करना चाहिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ों से बचें जिससे आपका नंबर कटे। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार, अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।